हमारे इंडिविजुअल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है ना, हर जगह प्रेजेंट है। समझ में आया? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चले। रिजल्ट, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, मैं बस उसको समझा रही हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड। तीसरा क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड। दैट मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब नॉर्मली मैनेजमेंट करते क्यों है? कोई किसी भी चीज को मैनेज क्यों करते हैं? हम किसी पर्पस से ही तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कुछ अचीव करने के लिए तो सारा काम किया जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को जिसको सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन लिया था और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह किया, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। तो मैनेजमेंट हमेशा आगे किसी एम को, किसी गोल को ध्यान में रख के किया जाता है, ताकि बाद में आप ये कंक्लूड कर सके कि आपको आपका एम मिला या नहीं मिला। सो ऑलवेज मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो उनको अचीव करना होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय का भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या होता होगा? टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो हम भी उसके साथ ग्रो करें, फिनेंशियली ग्रो करें, उसके बाद स्टेटस में ग्रोथ हो हमारा, और हमारा नॉलेज और ज्यादा इनरिच हो। तो दोनों ऑब्जेक्टिव जब फुलफिल होता है तभी हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है या अच्छा मैनेजमेंट है। अगर सिर्फ एक चीज होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉय वाला चीज तो पहले होगा नहीं, क्योंकि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन नॉट गेट ग्रोथ, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉय का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना, कंप्लेंट्स, और बहुत ज्यादा टर्नओवर या एट्रिशन। अब मैंने एक बात बोला, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब, चलो अभी चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा रश में नहीं है, मैं आपको दोनों ही वर्ड का मतलब बता दूं। एक है टर्नओवर और एक है एट्रिशन। नॉर्मली इनको लोग सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म, राइट? जब हम एट्रिशन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी एक साल में कितने लोग छोड़ करके चले गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने गए और कितने आए, और ज्यादा रेशियो किसका है, जाने वाले का या आने वाले का। समझ में आया? तो सपोज करो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये लिखे 20/50, ठीक है ना, कितना गया और कितना आया, राइट? ये रेशियो को हम टर्नओवर बोल सकते हैं, व्हाइल एट्रिशन इज जस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो क्या अभी मैंने बोला कि अगर रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी अगर एम्प्लॉय को अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा है या एम्प्लॉय इज नॉट अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा? क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, अट्रिशन रेट बढ़ेगा, टर्नओवर आपका जाने वाले एम्प्लॉइज का ज्यादा होगा और आने वाले एम्प्लॉय का कम होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो खराब होगा, राइट? ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड समझ में आया? इंटीग्रेटिव फोर्सेस, वर्ड्स के मीनिंग को समझोगे तो बिना पढ़े भी इसको एक्सप्लेन। अब तुम्हें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आस्क यू, और हो सकता है अगर एग्जामिनर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता है, इनफैक्ट पेपर सेटर, तो ये सब तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है, जहाँ पे उसको पता है कि हर मैनेजमेंट के बच्चा को आता होगा और इतना कौन दिमाग लगा के बनाए, राइट? तो आपसे वो पूछ सकता है, इसलिए आपको भी इस पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए कि अगर हम कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं तो बस हमको उस वर्ड का अर्थ मालूम होना चाहिए, उसके अंदर क्या लिखना है। ऑब्वियसली 15 पॉइंट से तुम्हारा कॉपी तो नहीं भरेगा, यानी अगर 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन है एंड यू आर राइटिंग जस्ट 15 पॉइंट्स, तो आपको मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट? थियोरी पेपर है, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है तुम अपने मन से लिख सकते हो। लिख सकते हो रिजल्ट ओरिएंटेड के अंदर अपने मन से लिख सकते हो कि नहीं? मैंने देखा भी नहीं इसमें मैंने लिखा क्या है, हो सकता है कुछ और लिखा हो, लेकिन उसका भी मतलब वही होगा जो मैंने आपको बताया है, राइट? क्योंकि आपको वर्ड का मीनिंग मालूम है। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटिव फोर्सेस में बोल रही हूँ, तो व्हाट डज इट मीन? इंटीग्रेट करने का मतलब, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है मिलाकर रखना, ठीक है ना? इंटीग्रिटी मतलब अखंडता भी होता है, जैसे हम लोग अपने कंट्री के बारे में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस यूनिटी की जगह पे हम इंटीग्रिटी भी यूज करते हैं, इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता या अखंडता, यानी कि
इंटीग्रेट करना है आपको, क्या क्या चीजों को मिला कर रखना है, कौन कौन सी चीजों को, जो आपके रिसोर्सेज है। यानी हमने 3 रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया था, क्या था वो सर? ह्यूमन, फिजिकल एंड कैपिटल रिसोर्सेज को आपस में किस कॉम्बिनेशन में कैसे इंटीग्रेट करिए, यानी कि कैसे मिलाइएगा आप, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। राइट, तो आपको कैसे मिलेगा? ऑर्डर में रखने पर, ठीक है ना। रिसोर्सेज ऑर्डर में, यानी सही जगह पे प्लेस हुए हैं, ठीक है ना, सही डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा? तो इंटीग्रेटिव फोर्सेस का मतलब हुआ फिजिकल as well as human resources are integrated in such a way that the organization is capable of achieving their own goal. समझ में आया? और एक और है इंटीग्रेटिव फोर्सेस में कि आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अलाइंड करके रखिए। अलाइंड करने का मतलब है कि एक साथ बना के रखिए, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, हमारे एम्प्लॉइज या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल भी ग्रो करते जाएंगे। इसको भी हम इंटीग्रेट करना बोल सकते हैं। राइट, अब होता है एक नया टर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिन, नॉर्मली डिसिप्लिन का मतलब जो आप लोग हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन्ड, राइट, लेकिन अदरवाइज डिसिप्लिन का मतलब और भी क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन सबको मालूम है, लेकिन डिसिप्लिन का और भी कुछ मतलब होता है। मैंने बताया है क्या कभी? डिसिप्लिन का मतलब होता है डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप तुमसे हायर स्टडीज में पूछ सकते हैं, बचपन में पूछते हैं किस क्लास में हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो हायर जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस डिसिप्लिन से हैं आप, यानी कि साइंस, आर्ट्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, दीज आर नोन एज डिसिप्लिन स्ट्रीम्स। फैकल्टीज भी इसको बोलते हैं, फैकल्टी सिर्फ हम लोग नहीं है, फैकल्टी साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी भी होता है। ये भी जरूरी था। ओके, ठीक है, डिसिप्लिन, अच्छा ठीक है, जो आए हो तुम शांति से बैठ जाओ। डिसिप्लिन में बोल रही थी अभी, क्या डिसिप्लिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी होने का क्या मतलब? मल्टी मतलब यू नो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स, यानी मैनेजमेंट कोई प्योर साइंस, प्योर आर्ट्स या प्योर कॉमर्स नहीं है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यानी कि जो प्योर मैनेजमेंट स्टूडेंट है, thank God that you are IT student, you don't have to read all these theoretical paper, लेकिन जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, उनको अकाउंट्स भी पढ़ना है, उनको साइकोलॉजी भी पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो एक ही बिहेवियर के होंगे, जरूरी तो नहीं है, वो एक ही एटीट्यूड, एक ही वैल्यूज, एक ही थॉट प्रोसेस के होंगे, जरूरी तो नहीं, लेकिन काम तो सबसे करवाना है मैनेजर को। तो आप कैसे अलग अलग बिहेवियर के, अलग अलग एटीट्यूड के, अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर और वैल्यू के लोगों से काम निकालोगे ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, क्यूटी, सब कुछ पढ़ना है मैनेजमेंट में। सो इट इज नॉट प्योर साइंस, इट इज नॉट प्योर आर्ट, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, राइट। बहुत सारे, इसका अपना कोई वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि संस्कृत से बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये बाकी सारे सब्जेक्ट से मिलकर के इसको एक सब्जेक्ट बनाया गया है मैनेजमेंट को। क्लियर? ठीक है, अलग है बिल्कुल, और इसमें सारी चीजों का अलाइनमेंट है, सब सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया, क्योंकि एक मैनेजर को इनमें से हर एक चीज की जरूरत पड़ सकती है। लोगों के साथ काम करना है, कैपिटल को यूज करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, अकाउंट्स भी समझ में आना चाहिए, यानी साइकोलॉजी भी समझ में आना चाहिए कि किसी का मुंह लटका हुआ है, खराब अप्रेजल हो गया। अप्रेजल यानी कि जब साल भर काम करने के बाद आपका रैंकिंग होता है कि आप किस तरह के एम्प्लॉय रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में साल भर के लिए। तो अगर आपको खराब रैंकिंग मिल गया तो अगला एक साल आपको उसी रैंक के साथ काम करना है, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या डिमोटिवेशन का एक रीजन होता है। उस समय कैसे अपने एम्प्लॉय से फिर अगले एक साल तक अच्छे से काम करो, ये मोटिवेट करके उनको काम कराना, ताकि नेक्स्ट टाइम यू डजंट फॉल अंडर द सेम रैंकिंग, ठीक है ना, आप अपना रैंकिंग इंप्रूव कर सकिए। क्लियर? मल्टीडिसिप्लिनरी में कुछ डाउट है, पूछना है, या समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है आपको मालूम है? फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला. दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है, तो व्हाई मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल या व्हाई शुड मैनेजमेंट बी फ्लेक्सिबल? इवन योर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल. क्यों? बिल्कुल फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अगर रिजिड होंगे, नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि जो पेड़ झुकना पसंद नहीं करते वो क्या होते हैं, तूफान में टूट जाते हैं, और जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं. ठीक है ना, वो एटलीस्ट सरवाइव कर जाते हैं उस तूफान को. सिमिलरली मैनेजमेंट में बोला गया है कि मैनेजमेंट में क्या है, जितने प्रोसेस आप 5 प्रोसेस के बारे में जानते हैं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो फ्यूचर सिचुएशन है दैट कैन बी चेंज. ठीक है ना, वो हर एक चीज आपके प्लान के हिसाब से नहीं वर्कआउट होता है. सिचुएशन आपने बनाया, जिस सिचुएशन में आपने प्लान बनाया था उस सिचुएशन में वो सब कुछ ठीक रहा होगा, लेकिन बाद में सिनेरियो चेंज हो गया. तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें चेंज सिनेरियो को भी सस्टेन करने की क्षमता हो. इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो भी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हो रहे हैं सर्कमस्टांसेस में, उसको वो इनकॉर्पोरेट कर सके अपने अंदर. समझ में आया? कोविड तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारा कुछ हो चुका है. ठीक है, आप लोग कोविड से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग इस सिनेरियो को खुद झेल चुके हैं. ठीक है ना, तो कैसे आपके पास जो आपका प्लान होना चाहिए या जो आपका मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हुई? नहीं हुई. कुछ लोगों ने थोड़ा और देर लगाया लेकिन बाद में जाके हो गए, और हमारा कॉलेज तो 13 दिन के बाद ही शुरू हो गया था ऑनलाइन मोड पे. ठीक है ना, 13 दिन का लॉकडाउन था. इट्स नॉट कंप्लीट लॉकडाउन हमारे यहाँ, फिर भी यूट्यूब से हम लोग पढ़ाते थे. उस समय स्टूडेंट और फैकल्टी का इंटरफेस नहीं होता था, हम वी कैन नॉट इंटरैक्ट जो ऑनलाइन में भी हो पाता है, लेकिन यूट्यूब पोस्ट करते थे. लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया जिमिज कॉलेज को कि ऐसे चलने वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है ये पैंडेमिक, तो इसमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा. एंड देन 15 या 13 डेज के बाद ही हम लोग शुरू हो गए थे, ऑनलाइन मोड में आ गए थे. उस समय रेजिस्टेंस, नाउ ये आएगा, ये टर्न भी आएगा कि रेजिस्टेंस टू चेंज का क्या मतलब होता है कि नॉर्मली कभी भी जब आपके साथ कुछ नया होगा तो आप उसको रेसिस्ट करोगे. वाई रेसिस्ट करने का मतलब? विरोध करना उसका. ठीक है ना, उसका विरोध करना. क्यों करते हैं विरोध? क्योंकि हम जिस भी जगह पे है, हम दुख में है या सुख में है, जरूरी नहीं कि दुखी लोग रेसिस्ट ना करें. वो अपने दुख में इतना अच्छे तरह से एडजस्ट हो गया रहता है कि उसको उसके बाहर निकलने में डर लगता है. राइट, वो उसके बाहर निकलना नहीं, उसको लगता है कि इससे बड़ा दुख ना मिल जाए, इतना ही बड़ा दुख ठीक है. राइट, तो रेसिस्ट करने का ह्यूमन नेचर होता है. चेंज को उस समय रेसिस्ट हुआ था, बच्चों ने भी रेसिस्ट किया था. इतना तो हमारा मोबाइल बैटरी बैकअप नहीं देता, हम 4-4, 5-5 क्लास नहीं कर पाएंगे, 3 ही क्लास दीजिए, इतना लंबा शेड्यूल मत लगाइए. ठीक है, कभी पहले तो मान भी ली गई उनकी बात कि ठीक है चलो एक दिन में 3 ही क्लासेस होगी, लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि छोटे बच्चे एक दिन में 5 क्लास कर सकते हैं, तो आपका भी मोबाइल चार्ज हो सकता है विद सर्टेन गैप 2-3 क्लासेस के बीच में. लेकिन 5-5 क्लासेस तो होने लगे थे और फिर नॉर्मल हो गया. वो पहले बच्चे रेसिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो नए बच्चे आए थे उनके लिए तो ये न्यू नॉर्मल था. दे एक्सेप्टेड दिस न्यू नॉर्मल. राइट, सो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम फ्लेक्सिबल ना होते तो 1.5-2 साल तक बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए रहते, और कई लोग अनएम्प्लॉय हो गए रहते, और कई बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते. ठीक है ना, रुक जाता उनका, या फिर जैसे तैसे पास कर जाते. नाउ सेकंड, दूसरे पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे. फ्लेक्सिबल आपको समझ में आया? ठीक है. ओनर्स एंड मैनेजर्स मे बी डिफरेंट. मे बी बोलने का मतलब क्या है? हो भी सकते हैं. नॉर्मली छोटे बिजनेस में मैनेजर्स एंड ओनर्स आर सेम. डिफरेंट होने का बात ही नहीं, क्योंकि बिजनेस साइज बहुत बड़ा नहीं है कि ओनर कोई अलग हो और मैनेजर कोई एक हो. लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जरूरी नहीं कि ओनर ही सारे बिजनेस को हैंडल कर ले. आपके पास एग्जांपल है रिलायंस का, आपके पास एग्जांपल है टाटा का, आपके पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स का एग्जांपल है जहाँ पे बिजनेस साइज बहुत ग्रो हो गया. और सिर्फ ग्रो ही नहीं किया है, एक ही कंपनी नहीं उनकी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, यानी नमक भी बनाते हैं, लोहा भी बनाते हैं, 4 व्हीलर्स भी बनाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं, एंड व्हाट नॉट. राइट है ना? तो इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस को ओनर नहीं हैंडल कर पाएगा. देन दे नीड मैनेजर्स जो उनके अलग अलग यूनिट को, अलग अलग बिजनेस को अलग तरीके से हैंडल करता है. राइट, समझ में आया? इसीलिए बोला गया कि मे बी
मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, क्योंकि इफ योर बिजनेस साइज और एंटरप्राइज साइज इज स्मॉल, यू कैन बी ओनर एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। बट जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, ये मुश्किल हो जाएगा एक साथ चलाना, तो क्या करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को ओनरशिप से अलग करना पड़ता। नाउ ओनरशिप का मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बोलूंगी, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे कोई बिजनेस हम रन करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और मैनेजमेंट का होता है कि उस सारे लिए गए डिसीजंस को, बनाए गए प्लान को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन और उसको एग्जीक्यूट करने का डिसीजन मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। समझ में आया? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल सकते हैं, कॉलेज का एग्जांपल लो तो जो भी टॉप नॉच है यहाँ पे, डायरेक्टर सर, मेगा मैम और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, वो प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, और उसको एडमिनिस्टर करने का काम उनके जो, जैसे आपका जितना भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें वो हम लोग हेल्प करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, जो आपके एडमिशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन का, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ बोलते हैं, क्योंकि वो एडमिन रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम को देखते हैं। और जो टॉप लेवल है वो क्या करता है, पॉलिसीज वगैरह बनाता है और गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है कि कैसे हमारा कॉलेज इस साल रन करेगा, क्या हमारा मेन एजेंडा रहेगा, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओनरशिप की तरफ चला जाता है, मैनेजमेंट जो उन सारे डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है, मैनेज करता है। जैसे हम एग्जांपल में आपको बता सकते हैं, जैसे गूगल है, ठीक है ना, तो सुंदर पिचाई क्या होगा उसका, क्या है वो, नो मैनेजमेंट, क्योंकि ही इज अ पेड एम्प्लॉय, ठीक है ना, उसको सैलरी मिलता है, ठीक है ना। वाइल लैरी पेज एंड और को फाउंडर, क्या, तो उसको क्या मिलता है, they having share in the profit of the organization, right? वो paid employee है, तो management और managers are paid employees, while administrators और owners are having their share in the profit. रिस्क भी होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं है तो नुकसान से के भी सैलरी देता है, वो होता है ना। नाउ नेक्स्ट है बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। मैंने अभी भी बोला था कि ये मैनेजमेंट प्योर साइंस भी नहीं है और प्योर आर्ट भी नहीं है, दिस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस जब भी हम बोलते हैं, किस किस सब्जेक्ट को बोलते हो तुम्हारा आईटी में क्लियर कट प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज है, राइट, क्लियर कट है ना। हम मैथ्स पे आते हैं या फिर फिजिक्स में तो डार्विन का सिद्धांत है, न्यूटन्स लॉ है, क्या है ये, इस प्रिंसिपल E बराबर mc स्क्वायर एकदम फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, राइट। तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला, फिक्स थ्योरी जिस पर डेरिवेट किया उन लोगों ने और बहुत सारे सिद्धांत बेस्ड है, राइट। लेकिन आर्ट में क्या है, इसी तरह इसको मैनेजमेंट को साइंस बोला कि ये प्योर साइंस नहीं है लेकिन साइंस है। हाउ कम, क्योंकि यहाँ पे भी मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे आगे जाकर के साइंटिफिक थियरी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, ब्यूरोक्रेटिक थियरी, उसके बाद सिस्टम कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल थियरी, दैट मींस व्हाट, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन थियरीज इन मैनेजमेंट आल्सो। तो प्रिंसिपल तो है बहुत सारे, लेकिन किस प्रिंसिपल को कहाँ इंप्लीमेंट करना है ये आपको आर्ट बताएगा, यानी ये एक अच्छे मैनेजर का उसका स्किल बताएगा कि इसमें किस तरीके से चेंज करके आप, क्योंकि रिजिड नहीं है ये, E बराबर mc स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ पे 1 + 1 मोर देन 2 पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज पॉसिबल एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। इसको हम सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब ही होता है जहाँ पे 2 + 2 4 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, 4.5 हो लेकिन 4 से ज्यादा हो, समझ में आया। वो कैसे होगा मैं बताऊंगी आपको। तो ये प्योर साइंस नहीं है, लेकिन ये आर्ट भी नहीं, आर्ट है और साइंस है दोनों, क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल्स को आप कहाँ, किस मौके पर, किस सिचुएशन पर कैसे इंप्लीमेंट करेगा, दैट अगेन डिपेंड अपॉन द मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल आर्ट। इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट बोला गया, और इससे पहले आप मल्टीडिसिप्लिनरी तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 और पॉइंट है। मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, इंटैंजिबल का मतलब जिसको आप रख नहीं सकते, ठीक है ना, जिसको आप लॉक नहीं कर सकते, जिसको आप छू भी नहीं सकते, उसने बोला जिसको आप देख भी नहीं सकते, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इंटैंजिबल है। अब कहीं पे मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, ठीक है, टाटा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चलो इसको उठा करके अपने यहाँ ले चलो, इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा हो सकता है,
नहीं हो सकता। देन हाउ कैन यू से कि बहुत अच्छा है? यू कैन फील द आउटकम ऑफ टाटा ग्रुप और द आउटकम ऑफ एनी इंटरप्राइजेस टेल्स यू कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा रहा है। समझ में आया? तो आपको रिजल्ट से ये महसूस होगा, रिजल्ट देख करके, कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है या यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से लर्न कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसको उस तरीके से सीख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पर ये बिजनेस चल गया तो हर एक बिजनेस में वो स्ट्रैटेजी या वो फॉर्मूला चल जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, जो और जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वो कहाँ से? तो उसके आउटकम से, ठीक है ना, रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि कैसा मैनेजमेंट रहा। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब तो आप सबको मालूम होगा। डायनामिक का मतलब मूविंग और ठीक है, एवर चेंजिंग भी बोल सकते हैं इसको, डायनामिक को बोल सकते हैं एवर चेंजिंग। सो मैनेजमेंट इज डायनामिक, एवर चेंजिंग। क्यों एवर चेंजिंग? बिकॉज न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी इज द जिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिना क्रिएटिविटी के कोई भी मैनेजमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। और क्रिएटिविटी आपको कहीं पे भी लगाना पड़ सकता है, लोकेशन पे लगाना पड़ सकता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे लगाना पड़ सकता है, प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आप कितने क्रिएटिव हैं और कितने आपके अंदर डायनेमिक है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसको आप कैसे कोप अप करते हैं, जिसका कैसे आप सामना करते हैं, राइट? तो वो डायनेमिक होना चाहिए। तो मैनेजमेंट बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऑलवेज डायनेमिक, एवर चेंजिंग। क्योंकि बाहर का जो सकल सूरत है ना, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसीलिए वो फिक्स नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट का कोई भी फॉर्मूला फिक्स नहीं हो सकता, उसको बदलते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिनेरियो बदलते रहता है। आप जहां पर रह रहे हैं उसके अंदर का और उसके बाहर का दोनों ही सिनेरियो चेंज होते रहता है, इसीलिए ये डायनामिक है। हो गया आपका, आई टोल्ड यू 10 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? इसमें से 7, 8, 9 जो भी याद रहा, 7 से कम मत याद रखना, कम से कम 7 तो याद रखना। 7, 8, 9 कुछ भी लिख दोगे, ठीक है ना। और आप मेरे ख्याल से इसमें से सभी को आप अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस मतलब इनका क्या सिग्निफिकेंस है या क्या महत्व है, ठीक है? क्यों मैनेजमेंट जरूरी हो गया है, मैनेजमेंट को करना या उसको अपने चीजों में इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहला है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बताया था मैंने। जब भी हम मैनेज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, इसीलिए अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे और आपका कोई लक्ष्य है तो वो ऐसे ही हेवे हो जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, आप उसको अचीव नहीं करना पाएंगे। सो डे 1 से जब से तुमने प्लान बनाया है और कुछ अपना स्पेसिफिक गोल फिक्स किया है, आपको अपना टाइम, अपना रिसोर्सेस मैनेज करना पड़ेगा, राइट? और अगर आप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वॉट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल, डोंट कंप्लेन दैट I don't have this, I don't have that. Whatever you have to complete your task within that limited resources. और इसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो है वो भी कल को खत्म हो जाएगा, राइट? सो वेस्टेज को आप कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हो, वेस्ट कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हो। इफिशियंसी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या किसी क्लास में? दक्षता, नॉट क्षमता। दक्षता मतलब क्या हो गया कि कम रिसोर्सेज में भी वही काम कर देना जो ज्यादा रिसोर्सेज में कोई दूसरा कर रहा है, यानी कि आप कम से कम रिसोर्सेज में कैसे वो काम कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इफिशियंसी मींस, ठीक है? इफिशियंसी का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक स्टूडेंट 1 घंटे में 10 सवाल सॉल्व करता है और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटे में 20 सवाल सॉल्व करता है। कौन इफिशियंट है? क्योंकि उसने क्या किया, उतने ही टाइम में ज्यादा काम कर दिया, दैट्स व्हाई ही इज इफिशिएंट। तो इफिशियंसी इज इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसी को बोलते हैं, व्हेन यू लर्न टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। वेस्टेज बेयर, ठीक है ना, एकदम से कम मिनिमम है आपका, या जीरो वेस्टेज है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? अच्छा, अगर जीरो वेस्टेज है तो और क्या चीज होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम बर्बादी करेंगे कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा। टाइम का भी, अगर टाइम भी ज्यादा कर रहे हो तो टाइम का कॉस्ट बढ़ रहा है, और एम्प्लॉयज को टाइम के लिए तो पे कर रहे हैं, टाइम देने के लिए तो हम पेमेंट दे रहे हैं उनको, राइट? तो अगर आप वो टाइम सेव करके कुछ और काम करवाते हैं तो आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा,
2 काम उसी समय में खत्म हो रहा है आपका, राइट। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इसीलिए क्योंकि वो आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है, जो भी रिसोर्सेज उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है, और ये यूटिलाइजेशन से आप वेस्टेज को कंट्रोल करते हो, इसीलिए आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, राइट। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगा तो फायदा क्या होगा, कम। देखो सी, टुडे वी आर लिविंग इन कॉम्पिटिटिव एरा, ठीक है ना। एक ही प्रोडक्ट का 10 कॉम्पिटिटर आपको मिल जाएगा, जो 10 कंपनी सेम ही प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रही है, राइट। अब सारे, कोई 10 रुपए बेच रहा है, कोई 12 रुपए, कोई 15 रुपए, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड जो सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट 10 की जगह पे 8 रुपए आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसके तरफ कस्टमर बढ़ेगा, और उसको क्या होगा, एक तो ज्यादा कस्टमर से ज्यादा यूनिट बेचेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा यूनिट बेचने का फायदा ये भी होता है, एक टर्म है इकोनॉमी ऑफ स्केल, वो सारे आएंगे आगे मैनेजमेंट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब उतने ही खर्चे में, जितने में आप 50 यूनिट बना रहे हो, उतने ही खर्चे में शायद आप, सुनो, अगर कोई मशीन 1 घंटा में 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो 1 घंटा उस मशीन को चलाने के लिए हमको डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी तो देना पड़ता है, मैन पावर देना पड़ता है। अगर हम कुछ ऐसा कर ले कि एक ही घंटा में वो मशीन 50 यूनिट के बदले 500 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि एक ही घंटा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। हो सकता है मैन पावर हमको 2 की जगह 4 करना पड़े, लेकिन तुम सोचो कि अगर 50 अलग अलग लॉट में हम करेंगे, वहां पे 2 लगे कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे एक साथ 500 हो रहा है, तो अगर आपने 2 की जगह पे 5 भी कर लिया तो भी आपका 3 मैन पावर बच रहा है, राइट। तो यही फायदा था। स्पेस, एक मशीन को लगाने में जितना स्पेस, मान लो इतना बड़ा स्पेस लिया है हमने अपने प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो इसका किराया तो हमको 5 भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उतना ही लगेगा, ठीक है ना। अभी पिछले 12 महीना में मान लो 5 महीना हमने इस स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं किया, अगर ये एक, जैसे कि हमारा बोरिंग रोड, ठीक है ना, किराए का रेंटेड मकान है, तो भी तो हमको किराया देना ही पड़ा, तो उस चीज को तुम यूटिलाइज करो या ना करो, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा ना। तो इसी फिक्स कॉस्ट को फिक्स रखते हुए आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला कि नहीं मिला, कम ही पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रॉफिट का फायदा मिला, भले ही तुम 2 रुपए कम बेच रहे हो बाकी कॉम्पिटिटर से। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट सेव्स कॉस्ट, ठीक है। अब समझ में आया, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे एस्टैब्लिशेस अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, देखो बहुत सारे वर्ड है जिसका 2 3 मीनिंग है। अगेन अब आ गया दूसरा वर्ड, साउंड मतलब, पर यहाँ साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब बेहतर, ठीक है ना, स्मूथ, ठीक है ना, बेहतर। नाउ अब स्मूथ का मतलब भी बहुत सारा होता है, तो यहाँ चिकना से कोई मतलब नहीं, स्मूथ का मतलब यहाँ पे क्या है, बेहतरीन, ठीक है ना। साउंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सब कुछ ऑर्डर में है, ठीक है, सब कुछ अपने ऑर्डर में, कहीं कुछ, सब कुछ सीक्वेंस में, सिस्टमेटिक है, राइट। यहाँ पे साउंड का मतलब ये हो, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो ये एस्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी के घर में देखो, किसी किसी के घर में शायद कम दिखता होगा, लेकिन आपको दिखता होगा कि वैसा ही कुछ बड़ा इवेंट होता है, शादी हो, जन्म हो, मुंडन हो, कुछ वैसा ही इवेंट है, लेकिन बड़ा स्मूथली सारा काम हो जाता है, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सारा काम एकदम प्लान्ड है, और प्लान के हिसाब से जिसको जो काम दिया गया था काम होता गया, और पूरा का पूरा इवेंट खत्म हो गया। बोलते ना बहुत साउंड मैनेजमेंट था, आपने क्या किया, ठीक है ना। मुझे भी बताइए कि अगले महीने या अगले साल मुझे भी करना है, और कहीं कहीं पे वही चिल्लम चिल्ला, इधर उधर भागा भागी, अंतिम मोमेंट में लगता है कि अरे ये नहीं आया तो कोई दौड़ के भाग के जा रहा। काम वहां पे भी होता है, लेकिन कितना हैफाजत में, कितना लेबर, कितना मेहनत, 4 बार मोटरसाइकिल से चक्कर लगेगा तब जाकर के एक काम होगा। होता है ऐसा, अरे वो नहीं लाया, उसको बोल दिए थे लाने के लिए, होता है ये मिसकम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट शोज लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर ऐसा ना करना पड़े, आराम से हो जाए तो क्या लगेगा, अरे कैसे हो गया, पता ही नहीं चला इस बात को, होगा ऐसा सरप्राइजिंग। दिस इज व्हाट साउंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग गोज एज पर योर प्लान, तो बहुत आराम से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल आपको हरासमेंट या बहुत टायर्डनेस फील नहीं होता है। सो मैनेजमेंट इंश्योर्स कि आपके कंपनी में साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग या ऑपरेशन हो सके। अगर मैनेजमेंट नहीं है, और मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन भी है,
कम्युनिकेशन ही नहीं है, नोबडी नोज कि अगला क्या होना है, तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, किसको क्या डेलीगेटेड है, किसको क्या असाइन है, किसको क्या करना है। वहां क्या होगा अंतिम में, अच्छा ये बोले थे, ये तो उनको पता ही नहीं था, ठीक है, फिर भागेंगे टीचर, भागेंगे वहां के एम्प्लॉय करने के लिए, राइट। तो क्या होगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ साउंड या स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। या डेलीगेट का मतलब, डेलीगेट करना है, मैंने टर्म यूज किया, डेलीगेट किसको क्या डेलीगेट किया है मालूम भी नहीं, तो डेलीगेट का मतलब डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेट का मतलब या डेलीगेशन का मतलब, डेलीगेट ऐसे नाउन भी होता है, हम अभी डेलीगेशन वर्ब पे चलते हैं। यस, हम DELEGATE, नहीं डिलाइट नहीं, डेलीगेट। यस, डेलीगेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, किसी को कोई टास्क देना। योर फादर कैन डेलीगेट हिज टास्क टू यू। कोई भी सीनियर अपना टास्क, अगर उसके पास बहुत काम है तो वो अपना टास्क, मोबाइल है क्या वहां पे, नहीं मैंने मना किया है ना, मत देखो, मैं हूं ना, ये सब बाद में देख लेना, देख करके बताने का थोड़ी ना, वो भी देख लेगा, उसके पास में मोबाइल है। नाउ सुनो, डेलीगेशन का मतलब है क्या, डेलीगेशन का मतलब है टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, यानी कि कब, देखो दो चीजें हैं, अब मैं दोनों ही चीजें बता देती हूँ। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब सारे पावर मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी, हर दो बेंच छोड़ करके तीसरे को ये पावर दे दूंगी कि तुम यहाँ पर देखो कि अगले पीछे कोई बात ना करे या यहाँ पे आवाज ना हो, राइट। फिर दो बेंच छोड़ करके किसी और को दे दूंगी, तो दैट मीन्स जो पावर सिर्फ मेरे पास था, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ऑथोरिटी थ्रू आउट द हायरार्की, थ्रू आउट द क्लास, टू डिफरेंट मेंबर्स, टू डिफरेंट पॉइंट, ताकि सारा क्लास कंट्रोल्ड रहे, राइट। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, और यहाँ हम डेलीगेशन आप बता रहे हैं, डेलीगेशन बताया, तो डिसेंट्रलाइजेशन में यू ओनली डिस्ट्रीब्यूट ऑथोरिटी अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आपने क्या किया, उसको ऑथोरिटी भी दे दिया, पावर भी दे दिया, ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। लेकिन डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकती हूँ अकेले, राइट, तो मैं क्या करूंगी, दो तीन और अपने जूनियर्स को काम को बांट दूंगी और उनको भी दे दूंगी कि यू कैन ऑल्सो डू दिस वर्क। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो टेम्पररी होता है। अगर मेरे पास बहुत काम है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे पास नहीं रहेगा बहुत काम तो मैं क्या कर सकती हूँ, वापस ले सकती हूँ, राइट। फॉरएवर नहीं होता है डेलीगेशन, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट परमानेंट होता है कि डिसेंट्रलाइज किया हमने अपनी कंपनी को, यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक हायरार्की पे कुछ ना कुछ ऑथोरिटी या पावर है सबके पास। समझ में आया? डेलीगेशन का मतलब होता है टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। और जिसको टास्क दिया जाता है उससे फीडबैक लिया जाता है कि आपने कितना इस काम को खत्म किया। ओके, ठीक है। अब उसका एक इम्पोर्टेंस है प्रोवाइड इनोवेशन, जो हमने आपको डायनेमिक में बताया था कि इनोवेटिव यानी क्रिएटिविटी के बिना मैनेजमेंट का काम नहीं हो सकता है। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स इनोवेशन, यानी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नयापन, ठीक है ना, कुछ ना कुछ नया। वो किस चीज में नयापन होगा, दैट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। वो किसी भी चीज में नया, आप या तो बिजनेस आपका नया हो, या काम करने का तरीका नया हो, या आपका प्रोडक्ट नया हो, या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नई हो, कुछ भी नया हो लेकिन नयापन होना चाहिए, राइट। सो मैनेजमेंट गिव्स यू इनोवेशन एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट होगा आज का। सोशल बेनिफिट का मतलब मैनेजमेंट, यानी कोई भी जब बिजनेस है उसको क्या सिर्फ अपने ही बेनिफिट से मतलब है, नहीं, उसकी एक जिम्मेदारी है। उसका CSR तुम लोग पढ़ोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर एक इंटरप्राइजेस का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज आप कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से ही लेते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे मशीन हो, चाहे मार्केट हो, चाहे जो बेच करके आप प्रॉफिट अर्न करते हो वो भी तो सोसाइटी से ही करते हो। जब सब कुछ आपको सोसाइटी से बेनिफिट मिल रहा है तो सोसाइटी को आपसे क्या बेनिफिट हो रहा है, तो सोसाइटी से क्या बेनिफिट हो रहा है, एक तो लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बनाता है आपका, जूम के थ्रू आपका पढ़ाई रुका नहीं, दैट इज अ सोशल बेनिफिट, राइट। जूम का बेनिफिट हुआ, लेकिन बेनिफिट सोसाइटी का भी हुआ कि उसका काम रुका नहीं,
ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में मीटिंग करना हो, एग्जाम लेना हो या फिर पढ़ाना हो, सारा कुछ हुआ। तो ये सोशल बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री, क्यों बोलते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा लोग चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए? Why? Because there is no opportunity, there is no industries. If some industries come here, then we'll get employment in the state itself, right? तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट करता है। तो यही बोला गया है कि मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी इंटरप्राइजेस सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। दिस इज द सोशल बेनिफिट्स, दीज आर, जहाँ पे आप अपने लोगों का, जो सोसाइटी में लोग हैं, उनका लाइफ थोड़ा इजी बनाते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनते हैं या उनके नीड को सेटिस्फाई करते हैं इन डिफरेंट वेज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर? These are the importance of management. हो गया आपका importance and features। अब levels of management बचा, उसको next क्लास में, ठीक है? अभी क्लास बिल्कुल शांत होना, अटेंडेंस बनाना बाकी है। शिवम कुमार एंड नीरज कुमार। नीरज अभी भी आप जूम सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, सोसाइटी के लिए बेनिफिट, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हर एक प्रोडक्ट या सर्विस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आता है। चलो अटेंडेंस बना। अब इस पे ज्यादा सोचना, फिर मुझे बताना कि क्या गलत था क्या सही था। BCA बैच 2, ठीक है? 5 मिनट बस, और 5 मिनट बस। मैंने बोला 5 मिनट, बोलो मुझे। ठीक है, ओके। क्लास अटेंडेंस लेना है या नहीं लेना है? बनाना है ना, तो बस शांति से इतने धीरे धीरे सब बात करेंगे तो आवाज होने लगेगी। ओके, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट मैम। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 Yes, ma'am. 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ज्यादा बात करोगे तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। 51 Present, ma'am. 52 53 54 55 Yes, ma'am. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 Present, ma'am. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 यस मैम।
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 18. क्या था तुम्हारा रोल? उसका रोल नंबर कितना है? 117. सबसे पीछे वो हाथ उठा रहा था। मैम ऑनलाइन में कितना था? बहुत कम ही पूछे थे। 8. 8. ठीक है, अटेंडेंस मैंने मार्क कर दिया। शिवम कुमार, आपका रोल नंबर अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट टाइम से रोल नंबर अपडेट करके और वीडियो ऑन करके आएंगे आप। ठीक है, ओके।